बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले आपको खबर दे देते हैं कि आज काजी फ़ायज़ ईसा साहब एक फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आप समझ जाएं, इसलिए कि इस पे एक प्रोपेगेंडा होने वाला है। और प्रोपेगेंडा क्या होना है वो भी आपको पहले ही बता देते हैं, क्योंकि ये गेम बड़ा गहरा है। 3 महीने हो गए काजी फ़ायज़ ईसा साहब को फ़ैसला महफूज किए हुए, और जो फ़ैसला महफूज किया गया उसका शॉर्ट ऑर्डर भी नहीं आया। रोला डाल रहे थे ना, मखसूस नशिस्तों वाला तफसीली फ़ैसला जारी क्यों नहीं हो रहा। भाई तफसीली फ़ैसला तो जब जारी होगा तो होगा, उसका शॉर्ट ऑर्डर तो आ चुका है ना। ये तो बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि डायरेक्शन क्या है, करना क्या है, तो तफसीली फ़ैसला भी आ जाएगा। वहाँ 2 महीने हुए, इन्होंने रोला डाल दिया, शोर मचा दिया 2 महीनों से पहले ही। 1 महीने के बाद ही रोला डाल दिया कि जी फटाफट करें, 15 दिन में क्यों नहीं किया। यहाँ 3 महीने हो गए इस केस को, जिसका आज काजी फ़ायज़ ईसा साहब फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं, और 3 महीने में इन्होंने इसका शॉर्ट ऑर्डर भी नहीं दिया, मुख्तसर फ़ैसला भी नहीं सुनाया। केस है जी नैब कवानीन में तरामीम का। हुआ ये था कि शरीफ ख़ानदान के ऊपर और जरदारी ख़ानदान के ऊपर और जितने भी पीडीएम की जमातों के लोग हैं उनके ऊपर करप्शन के मुकदमात बने हुए थे नैब में। और नैब में जो मुकदमात बने हुए थे वो अपने मनतकी अंजाम की तरफ पहुँच रहे थे। इसमें इन सब के पास जवाब नहीं थे, ये सारे कानून के शिकंजे में आ गए थे। अब हुआ ये कि इन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई, और गिराने के बाद अपनी पीडीएम की सरकार बनाई। हुकूमत में आने के बाद इन्होंने नैब के वो सारे कवानीन ही बदल डाले जिन कवानीन की वजह से ये कानून की गिरफ्त में थे और ये पकड़े गए थे। इन्होंने वो सारे कवानीन बदल दिए। जब इन्होंने वो सारे कवानीन बदल दिए तो इमरान खान साहब चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उस वक्त जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और उनकी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक बेंच बनाया था, और इमरान खान साहब ने ये कवानीन इन पे अमल दरामद रुकवा दिया था। तब मामला जो है वो इमरान खान के हक में आया था कि जी ये गलत कवानीन बना दिए आपने। तो सारे चोरों ने मिलकर, जितने लोगों के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम है उन सब ने मिलकर चोरी का कानून ही बदल दिया। ये हुआ था और इमरान खान साहब मुकदमा जीत गए थे। अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो इसका जो दोबारा अपील जो है ये उनके सामने चली गई, ये केस उनके सामने आ गया। काजी फ़ायज़ ईसा साहब इस केस को सुन रहे हैं, अतर मनुल्लाह साहब भी हैं, दीगर जजेस भी हैं। इमरान खान साहब इसमें दोबारा पेश हुए, और इमरान खान साहब ने कहा देखें जी जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वही ठीक बात है। ये इन्होंने मिलकर जितने मुल्जिमान थे या जितने मुजरिम थे, इन्होंने मिलकर कानून तब्दील कर दिया ताकि इनको सजा ना हो, ये अपने करप्शन के पैसे का हिसाब नहीं दे सके। इमरान खान ने अदालत में ये कहा कि जी मेरा तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा अगर इनका बना हुआ है कानून आप इनके हक में फ़ैसला दे दें, या इस कानून को दुरुस्त करार दे दें जो इन्होंने बनाया है, जो इन्होंने नैब कवानीन के अंदर तरमीम की है। अगर आप हुकूमत के हक में फ़ैसला दें मेरा फ़ायदा हो जाएगा, मैं फ़ौरन बाहर आ जाऊँगा, मेरे केस ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे मुल्क का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये नैब अपनी अहमियत खो जाएगा। ये सारे निकल जाएंगे उन केसेस में से। इनके पास जो अरबों डॉलर हैं पाकिस्तान के, जो लूट मार की गई है, वो पैसा कभी बरामद नहीं होगा। नैब अमली तौर पर एक बेकार और नाकारा इदारा बन जाएगा। ये इमरान खान साहब ने कहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दोबारा। अब काजी साहब आज उस फैसला सुनाने वाले उस केस का। अब तवक्को ये की जा रही है कि 99% काजी फ़ायज़ ईसा साहब हुकूमत के हक में फ़ैसला देंगे। अब मज़े की बात यह है कि अगर ये फ़ैसला हुकूमत के हक में आता है तो इमरान खान साहब के केसेस ख़त्म हो जाते हैं। ये अलकादर यूनिवर्सिटी वाला भी ख़त्म हो जाता है टेक्निकली ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि कानून ही तब्दील हो गया, केस चल ही नहीं सकता। और तोशा खाना वाला भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कानून ही तब्दील हो गया तो केस चल ही नहीं सकता। तो ये दोनों केसेस नहीं चल पाएंगे अगर ये कानून तब्दील हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के हक में फैसला दे दिया तो। लेकिन अगर ये फैसला दे दिया इमरान खान के हक में तो फिर नवाज शरीफ और जरदारी साहब दोबारा अंदर हो जाएंगे। यानी दोनों सूरतों में आप देखें कितनी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। हुकूमत जीतती है केस तो इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं, इमरान खान साहब केस जीतते हैं तो जरदारी और नवाज शरीफ दोबारा से कानून के शिकंजे में फंस जाते हैं। शहबाज शरीफ भी, बाकी सारी फैमिलीज भी, बड़े बड़े लोग फिर फंस जाते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। लेकिन सबको पता है कि फैसला जो है काजी साहब दे रहे हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है, कभी उम्मीद है कि ये फैसला हुकूमत के हक में आएगा और इमरान खान साहब के केसेस। अब प्रोपेगेंडा क्या है वो ये है कि देखें जी, कल तक इमरान खान कहते थे कि जनाब ये कानून के अंदर तरमीम गलत की है, आज खुद ही उसका बेनिफिशरी भी इमरान खान बन गए। भाई वो कोर्ट के अंदर खड़े होकर कहकर गए मुझे जेल में रखना, रखो, मेरे ऊपर उसी कानून के ऊपर मुकदमा चलाओ जो कानून राइज था,
नैब का जो असल कानून है उसके तहत मेरे ऊपर मुकदमा चलाओ, मुझे अंदर रहने से फर्क नहीं पड़ता, कानून को खत्म ना करो, क्योंकि इससे कौम का नुकसान होगा। इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं। लेकिन अब जो जजेस हैं उन्होंने तो आइन के मुताबिक चलना है ना। जो लॉ ऑफ द लैंड होगा, जो कानून तब्दील होकर आ जाएगा, जो इंप्लीमेंट हो जाएगा, उन्होंने उसके मुताबिक चलना है, तो उन्हें इमरान खान को फिर छोड़ना पड़ेगा। तो ये आज फैसला आ जाएगा, अभी आपको पता चल जाएगा जब भी ये फैसला आप सुनते हैं। दूसरी जो अहम चीज़ है, इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब से कल जब सहाफ़ी मिले तो इमरान खान साहब बहुत अच्छे मूड में थे। ये जितनी भी बातें उन्होंने की है ना, ये को गुस्से में नहीं की, इमरान खान ने बड़े अच्छे मूड में की हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं इस काल कोठरी में मर जाऊंगा लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूंगा। तो अल्लाह ताला इमरान खान साहब को ज़िंदगी दे और वो बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे पाकिस्तानियों की उम्मीद है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के वो लीडर हैं और पाकिस्तान में तारीख़ी नौइयत की मकबूलियत वो इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये जुमला उनका बहुत भारी है। उन्होंने कहा जी कि मैं मर जाऊंगा इस काल कोठरी में लेकिन मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा वक्त के फ़िरौन की। जो फ़िरौन वक्त है उसकी गुलामी मैं कबूल नहीं करूंगा। उन्होंने कहा अगर जुल्म और जबर हमारे सामने खड़ा है तो मैं उसके सामने खड़ा हूं, समझौता नहीं करूंगा। कौम सुन ले, मैं उसकी खातिर जेल में हूं। अगर कोई समझता है कि मैं जेल में रहकर अपनी जगह से हिल जाऊंगा तो ये खाम ख्याली है। तमाम उम्र जेल में रहने के लिए तैयार हूं। ये जनाब इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है। दूसरी एक और चीज़ नाज़रीन बहुत ज़्यादा अभी उठ रही है कि जी महंगाई कम हो गई, महंगाई की शरह कम हो गई, सिंगल डिजिट में आ गई। आसान करके समझाता हूँ, महंगाई कम नहीं हुई, झूठ बोलते हैं। आपको जब भी कोई कहे महंगाई कम हुई है तो आपने उसके मुंह के ऊपर टका के जवाब देना है, चपेट नहीं मारनी, जवाब देना है आपने, वरना पर्चा हो जाएगा दहशतगर्दी का आपके ऊपर। आपने टका के उसके मुंह के ऊपर जवाब देना है कि महंगाई कम नहीं हुई। अब मैं साबित करने वाला हूं। महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है, यानी पहले ये महंगाई ऐसे बढ़ रही थी, ये रफ्तार थी इसकी, सीधी जा रही थी ऊपर। अब जरा ऐसे करके बढ़ रही है, रफ्तार जरा कम हो गई है। समझ आइए आपको? पहले महंगाई बढ़ रही थी 120 की स्पीड पे, फर्ज करें, अब वो बढ़ रही है 50 की स्पीड पे, लेकिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। महंगाई बढ़ने की शरह में कमी हुई है। यानी मैं आपको और सिंप्लीफाई करता हूं, पहले हुकूमत अवाम की खाल उतार रही थी बड़े वाले छुरे के साथ, अब छोटे चाकू के साथ उतार रही है, लेकिन उतर खाल ही रही है। महंगाई कम नहीं हुई। और ये महंगाई का जो मवाजना करते हैं ना, जो ये कहते हैं कि महंगाई ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ये अपनी ही हुकूमत के पिछले महीने के साथ करते हैं कि यानी हमने अप्रैल में ये कारनामा किया था, मई में ये किया, जून में ये किया, जुलाई में ये किया, तो इस महीने जरा कारनामा कम किया है। कौम को बहुत बहुत मुबारक हो कि पहले हम महंगाई बढ़ा रहे थे, डबल ट्रिपल डिजिट के साथ ऊपर जा रहे थे, अब हम जरा सिंगल डिजिट के साथ ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जा ऊपर ही रहे हैं। अगर तो हकीकी मुवाजना आपके सामने किसी ने रखना है तो वो इमरान खान के दौर के साथ मुवाजना करे, जो तरीक़ेकार है। ये झूठ है, फ्रॉड है, फ्रेब है। महंगाई कम नहीं हो रही, याद रखिएगा, महंगाई बढ़ने की शरह में कमी आई है। यानी जिस रफ्तार से, अब क्या मतलब है कि उसी रफ्तार से बढ़ती रहे तो आटा तो पहुंच जाएगा 300 रुपए किलो पे। तो होता यही है ना कि ऊपर चीज जाती है जाती है जाती है, फिर की जगह उसकी रफ्तार स्लो हो जाती है। वो महंगी इतनी हो गई है चीजें कि इससे ज्यादा क्या महंगी करेंगे। एक्सट्रीम पे तो पहले महंगाई चली गई है। और ये जो फैक्ट्स हैं ये सारे गलत हैं। वो इस तरह के खैबर पख्तूनख्वा के मुजम्मल साहब ने ये दावा किया है कि इसके अंदर तो बिजली का यूनिट 6.5 रुपए का बताया गया इस रिपोर्ट के अंदर। तो इतने का यूनिट किसको मैसर है? यहां पे तो बेचारा जो कम से कम भी थोड़ी से थोड़ी बिजली भी बेचारा इस्तेमाल करता है, वो बेचारा 15,000 रुपया 20,000 रुपया बिल लेकर बैठा होता है। कम से कम भी 30-35 रुपए का उसको यूनिट पड़ रहा है, वो 14 रुपए रियायत के बाद भी इतना महंगा यूनिट पड़ रहा है उसको। तो ये सारी गेम है, सारा खेल है, ये लफ्जों का गोरख धंधा है। ये आम आदमी को पता है, आम आदमी का दिल करता है कि बेइज्जती करें इनकी। वजह यह है कि जब ये कहते हैं ना महंगाई कम हो रही है, तो उल्टा आम आदमी के जख्मों पे नमक छिड़कते हैं। पता है 23 खुदकुशियां हो चुकी हैं पंजाब में हालिया दिनों के अंदर, 23 खुदकुशियां हो चुकी हैं। और उन सबका रीजन बताया गया है ज्यादातर का कि महंगाई है, लोग अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी नहीं कर पा रहे। अच्छा जी, अब एक DGISPR का जो स्टेटमेंट था वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है और DGISPR ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। उनमें उन्होंने जो ये दावा किया ना कि ये बहुत ज़्यादा इस पे बात हो रही है कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई सियासी पार्टी जो है वो फेवरेट नहीं है और कोई सियासी पार्टी जो है उसके साथ मुखालफत नहीं है, तो प्रोफेशनली फ़ौज अपना काम करती है। लुब्बे लुबाब ये है।
तो देखें, जब जनरल बाजवा रिटायर हुए ना, तो मुझे आईएसपीआर ने दावत दी और मेरी आईएसपीआर के जनरल शरीफ साहब से, ये डीजी आईएसपीआर से मेरी इनकी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में इन्होंने दावा किया था कि जो हमारी कमान है उसकी तब्दीली के बाद अब हम फैसला कर चुके हैं कि फ़ौज की सियासत में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं होगी और ये अब पॉलिसी बदल गई है, सियासत में मुदाखलत की अब मुदाखलत नहीं होगी। तो मैंने उस वक्त इन्हें अर्ज़ किया था कि ये आपको कहना नहीं पड़ेगा जब मुदाखलत नहीं होगी। यानी हर दौर में ये कहा जाता रहा, मुशर्रफ दौर में, उससे पहले वाले अदवार में, राहील शरीफ के दौर में कहा जाता रहा, कियानी साहब के दौर में कहा जाता रहा, बाजवा साहब के दौर में कहा जाता रहा। तो जब आप ये अमली तौर पे करेंगे कि फ़ौज की सियासत में मुदाखलत नहीं होगी, तो फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा, फिर लोग अज खुद मान जाएंगे, मैं भी इसको तस्लीम कर दूंगा और फिर हम ये बात हर जगह पे करेंगे कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही। तो जब मुदाखलत नहीं करेगी तो कहना नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मुझे अच्छी तरह याद है कि जनरल बाबर जो है वो डीजी आईएसपीआर थे, उन्होंने कई मरतबा सहाफ़ियों से, इवन मुझे भी, वो ये दावा करते थे कि फ़ौज का सियासत में किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। अब उस दौर में फजलुर रहमान साहब का जो स्टेटमेंट है, इसको आप सुन लीजिए। फजलुर रहमान साहब कहते हैं, इवन राना सनाउल्लाह साहब, इवन आपके जावेद लतीफ़ साहब, उनके अलावा आपके ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं, इरफान सिद्दीकी साहब भी कहते हैं, यानी तमाम पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े सियासतदान वो ये दावा करते हैं कि जनरल बाजवा साहब उस वक्त फ़ौज में, उस वक्त जनरल बाजवा जो है वो सियासत में बदतरीन मुदाखलत कर रहे थे, जिस वक्त उस वक्त के डीजी आईएसपीआर ये कह रहे थे कि जी कोई मुदाखलत नहीं हो रही। तो जब मुदाखलत नहीं होगी तो लोग खुद मान जाएंगे, वो आपका अमल साबित कर देगा। जब तक आप मुदाखलत करते रहेंगे, आप स्टेटमेंट जो मर्जी दें, लोग उसको नहीं मानेंगे। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती अगर जनरल फैज़ के खिलाफ हो रही है। वो दोनों इक्वली जो है वो जिम्मेदार हैं चीज़ों के लिए। उन्होंने कहा जी फौजी की आदत सारी बैठी हुई थी, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने कहा था तहरीक-ए-एतमाद के बारे में, जनाब तहरीक-ए-एतमाद आएगी और इमरान खान को निकालना है। ये फजलुर रहमान साहब ने क्लेम किया और एक दफ़ा नहीं किया, बार बार किया। जनरल बाजवा एक्सटेंशन मांगते थे सबसे, हुकूमती लोग जो है वो आज गवाहियाँ देते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने गवाही दी कि वो कहते थे मार्शल लॉ मैं लगा दूंगा। पीटीआई के लोग बताते हैं कि लड़ाई किस बात के ऊपर थी। तो जब आप इसको सारे को इकट्ठा करके देखते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है कि एक्चुअली फ़ौज की सियासत में मुदाखलत है जो नहीं होनी चाहिए। फ़ौज को इस सारे मामले से अपने आप को अलग करना चाहिए, उसूल तो यही है। जनरल बाजवा का भी ये क्लेम था कि मेरी कोई मुदाखलत सियासत में नहीं है, लेकिन वो क्लेम वक्त के साथ जो है वो गलत साबित हुआ। उम्मीद करते हैं कि इस वक्त कोई सेंस प्रिवेल कर रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम बेहतर पाकिस्तान देखें। उम्मीद जो है उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से एक खबर है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। सिंध हाई कोर्ट ने जामिया कराची की जो सिंडिकेट की कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री को मनसूख करने का जो फैसला किया गया था उसको मुअत्तल कर दिया है। और इसके ऊपर जो है वो समाअत हुई गुज़िश्ता रोज़, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जो मनसूख की गई थी वो फैसला सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया और यूनिवर्सिटी को इस हवाले से मज़ीद इक़दाम करने से रोकते हुए डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर को नोटिस जारी कर दिए और फ़रीक़ैन से 3 हफ्तों में तफसीली जवाब भी तलब कर दिया। ये बड़ा टेक्निकल काम हो गया। 3 हफ्ते में जवाब मांगा सिंध हाई कोर्ट ने और बड़ा क्लियरली जो है वो जो किया गया जस्टिस जहांगीरी साहब के साथ, तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ, उसको रिवर्स कर दिया। अब मामला यह है कि 3 हफ्ते वहाँ पे हैं और यहाँ पे केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तारिक महमूद जहांगीरी साहब का कसूर ये है, और ये सब लोग ये बात ओपनली करते हैं, उनका कसूर ये है कि इस्लामाबाद के 3 हलकों के मामले में वो दबाव में नहीं आए, बल्कि वो सिर्फ फैसला करने से 1 हफ्ता दूर थे जब आमिर फारूक साहब ने स्टे दे दिया उस मामले के ऊपर। अब क्योंकि छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं अदालतों की, ये मामला आगे चलेगा और इसमें देखना यह है कि जैसे ही स्टे ख़त्म होता है तो फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है वो किस तरीके से इस्लामाबाद के 3 हलकों में इंसाफ फराम करते हैं, क्योंकि वो बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं और उनके ऊपर जो एतराज़ात किए गए हैं वो भी दूर हो चुके हैं और PMLN के लोग जो हैं वो इसके ऊपर माफ़ी मांग चुके हैं। सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट उठाया, बहुत सारे लोगों ने उठाया, वकला ने उठाया, सहाफ़ियों ने उठाया। ये सवाल जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उठाया कि जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को PDM के अदवार में, यानी नून लीग के अदवार में, पीपल्स पार्टी के अदवार में
ये बहुत सारे ओहदों पे रहे हैं, यानी ये इस्लामाबाद बार कौंसिल के सदर रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, एडवोकेट जनरल इनको बनाया गया है, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल इनको बनाया गया है। तो ये सारे ओहदे पहले इनको दिए गए, बाद में इनको जज भी बनाया गया। तो कभी इनकी डिग्री का पता नहीं चला किसी को। ये डिग्री अब भी जाली होनी थी जब इन्होंने इस्लामाबाद के 3 हलकों के केस को सुनना था। तो एक्चुअली ये सारा फिशी है। इस सारे मामले के अंदर, ये सारा मामला मशकूक है। इस सारे मामले के अंदर इसको इन 3 सीटों के साथ जोड़कर देखा जाता है। वजह यह है कि अगर तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने ये 3 सीटें उड़ा दी तो एक बंद के अंदर शगाफ पड़ जाएगा और पीएमएलएन की सारी सीटें उड़ जाएंगी जो उन्होंने जाली फॉर्म 47 के ऊपर दी हैं। यानी नवाज शरीफ साहब फारग, हमजा शहबाज फारग, मरियम नवाज फारग, फिर एहसन इकबाल फारग, फिर ख्वाजा आसिफ वो भी फारग। इन्हें बड़े बड़े नाम जो है ना पीएमएलएन के, ये सारे घर बैठे होंगे और पार्लियामेंट में इनके मुखालिफिन आकर बैठ जाएंगे। होना तो ये चाहिए उसूलन। अब ये मामला जो है वो काजी फायद ईसा साहब के पास भी रुका हुआ है, जो पंजाब का मामला है। ये जो ट्रिब्यूनल्स का मामला है वो काजी फायद ईसा साहब रोक कर बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वहां रुका हुआ है। देखते हैं वहां से क्या फैसला आता है। लेकिन फिलहाल आज तो काजी साहब जो है वो फैसला दे रहे हैं। नैब तरमीम का जो केस है उसके हवाले से दोनों सूरतों में इमरान खान की जीत है। इमरान खान केस जीत जाते हैं तो मियाँ साहब और जरदारी साहब फंस जाएंगे। इमरान खान साहब केस हार जाते हैं तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे और सारे फंस जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।